हेलो। जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग गवर्नर जनरल देखने वाले हैं। दो वीडियो हमने देख लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपके पास एक्ट है हम उस पर वापस आएंगे। अभी बीच में कुछ आपके पास गवर्नर जनरल जो बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें काफ़ी बनते हैं, काफ़ी पूछे भी गए हैं। जैसे जैसे हम बीच में आएंगे बताते ही जाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी देखते हैं इंडिया में कितने गवर्नर जनरल हुए हैं। आपको नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने गवर्नर जनरल आपके पास हुए हैं। किस गवर्नर जनरल के रेन में क्या हुआ है आपको ये याद रखना है। देखते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए, इससे पहले गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, रॉबर्ट क्लाइव, ये सब आपके पास हुए थे। उन लोग के शासनकाल में भी कुछ कुछ डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल आपके पास, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, उसमें बताया था डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल चला था। ठीक ना, लेकिन वो केवल गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। अभी पैन इंडिया पे बात शुरू हो गई है। ठीक ना, तो गवर्नर जनरल, तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है, लेकिन वो पैन इंडिया पे उनका एक रीच था, क्योंकि पैन इंडिया पे रीच था। ठीक है, तो वो वैरन हेस्टिंग्स के टाइम से शुरू हुआ। ठीक है, तो वैरन हेस्टिंग्स के रेन में, शासनकाल में क्या क्या आपके पास हुई है उपलब्धियाँ, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पूछ लेते हैं। ठीक ना, जैसे कि देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये हमने देख लिया। 1770, आप क्या है ना कि कोई भी गवर्नर जनरल का टाइमलाइन को ध्यान रखिएगा, बाकी आपको याद आ जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ है, हम देख चुके हैं। फर्स्ट मराठा वार, ये भी हमने आपके रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम बताया था, 1775 से 1782। ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था ना, रघुनाथ राव जो आपके पास केवल जो मद्रा बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनसे ट्रीटी कर ली थी। ठीक है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आपके पास ये हो गया था कि आप कुछ भी काम करते हो, कोई भी एनेक्सेशन और कोई भी डिप्लोमेसी वाला काम, तो आपको गवर्नर ऑफ बंगाल से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सालवाई, रघुनाथ राव, ये सब मैंने बताया है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट में देख लीजिएगा। तो फर्स्ट मराठा वार इन्हीं के रेन में हुआ था। सेकेंड मैसूर वार 1780 टू 1784, मैसूर वार, हैदर अली, टीपू सुल्तान। ठीक है, फर्स्ट मैसूर वार भी हुआ है, वो गवर्नर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। वो कोई लोकल गवर्नर जो वहाँ पे मद्रास में आपके पास होते थे उनसे आपके पास हुआ था। ठीक है, तो वो उतना हमारे काम के नहीं है। लेकिन सेकेंड मैसूर वार वैरन हेस्टिंग्स का टाइम हुआ था, 1780 से 1784। इसमें कोई इनकन्क्लूसिव विनर थे, माने कौन विनर हुआ, अंग्रेज या आपके पास टीपू सुल्तान या हैदर अली, आप बोल नहीं सकते। लेकिन 1782 में आपके पास हैदर अली गुजर गए थे, तो फिर उधर से लड़ाई का जिम्मा उनके बेटे टीपू सुल्तान ने आपके पास लिया था। सेकेंड मैसूर वार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस गवर्नर जनरल के रेन के अराउंड हुआ था। ठीक है, उसके बाद फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, 1784 में, ये भी वैरन हेस्टिंग्स के रेन में आपके पास हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या है, मतलब कि एशिया की जो भी आपका ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट्स, ट्रेडिशन जो था, हमें इसको प्रमोट करना था। इसके द्वारा प्रमोट किया गया आपके पास विलियम जोन्स इसके फाउंडर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 1784 में आपके पास ये आया था। ठीक है, सेकेंड इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, टाइमलाइन ध्यान रखिएगा आपका, 1786 टू 1793। थर्ड मैसूर वार, सेकेंड मैसूर वार आपके पास हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों से हुआ था, 1780 1780 टू 1784 में। ठीक है, और तीसरा मैसूर वार 1790, 1790 से 1792 के बीच में आपके पास हुआ है। ठीक है, और इसी में आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम मतलब सेरिंगपट्टनम एक जगह है जहाँ पे आपके पास टीपू सुल्तान का मेन आपके पास गढ़ था, वहाँ पे ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी के कारण ये ख़त्म हुई थी ये लड़ाई, जिसमें आपके पास ऑफ कोर्स टीपू सुल्तान हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज,
अभी जो सिविल सर्विसेज का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, इसकी शुरुआत आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं की थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग आपके पास हो गया था, ठीक है। हाँ, मैक्स सारे के सारे एग्जाम आपके पास वही होते थे लंदन में। इंडिया में आपके पास मतलब यूरोपनाइजेशन आपके पास सिविल सर्विस के बोल दीजिए, ठीक है। इंडिया में आपके पास सिविल सर्विस से शुरुआत हुई थी, वो आपके पास 1900 के बाद हुई थी, वो देख लेंगे फिर जब आएगा तो। अभी ध्यान रखिए, सिविल सर्विसेज की शुरुआत आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये आपके पास जब मैं लैंड वाला बताऊंगा उसमें बता ही दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं जमींदारी सिस्टम, अभी भी बहुत जगह पे आप जमींदारी सिस्टम देखते होंगे। बंगाल में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ था, या जमींदारी सिस्टम बोल दीजिए आपके पास। मतलब एक ज़मींदार है, उसके अंडर आपके पास बहुत गांव है, बहुत ज़्यादा आपके पास लैंड है, वर्कर टेनेंट उस पर काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ों को इससे कोई मतलब नहीं है आपके पास, आप जितना भी प्रोड्यूस करो, मुझे उसका 10/11 चाहिए। 1/11 प्रोड्यूस आप रखो, आप अपने वर्कर को दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे 10/11 चाहिए। ये हाल हो गया था। सोचो 10/11 कितना ज़्यादा लिया जा रहा है, कब तक चलेगा। लेकिन हाँ, चल रहा था क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कॉर्नवालिस कोड 1793 में, ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सिविल जुरिडिक्शन से अलग किए, ठीक है। इससे पहले आपका होता था सदर दीवानी अदालत, सदर निजामी अदालत। वो मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी काम करते थे, और आपके पास जज जो आपके पास होता था, किसी को सज़ा सुनाना या किसी का आपके पास न्याय सुनना, सब कुछ सेम होता था। लेकिन आपका कॉर्नवालिस कोर्ट ने आपके पास इसको सेपरेट किया, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ क्या है, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी आपके पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब जो थे वो एनेक्सेशन में ज़्यादा विश्वास करते थे, कि मतलब कि मैक्सिमम टेरिटरी को अपने अंदर लो, ठीक है। कैसे? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम 1798 में आया था आपके पास। कहने का मतलब कुछ ऐसा था कि हम आपके रेन में, मतलब आपके जो एरिया है उसमें हमारा, मतलब आपके कोर्ट में हमारा एक एजेंट बैठेगा, ठीक है, एजेंट बैठेगा, ठीक है। सेना आपके पास हम भेजेंगे, ठीक है, आपके यहाँ पे वो रहेगा आपके ही एरिया में, लेकिन उसका खर्चा भत्ता जो भी होगा वो आप दीजिएगा, और वो आपकी सुरक्षा के लिए रहेगा, ठीक ना। और कोर्ट में हमारा एजेंट रहेगा, मतलब कि आप के हर इंटरनल मैटर पे इंग्लिश का एक इंटरफेरेंस है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, क्योंकि वो एजेंट रहेगा, वो हर चीज़ में इंटरफेयर करेगा और उसको कोई काट नहीं सकता है। सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक तरीके से अपने अंदर एनेक्स करने की एक सिस्टम स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले आपके पास निज़ाम ऑफ हैदराबाद ही आपके पास आए थे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सब्सिडी अलायंस सिस्टम का सबसे पहले भुक्तभोगी कौन था, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सेकेंड मराठा वार भी यहीं पे हुआ था 1803 टू 1805, 1803 से 1805 के बीच में आपके पास। ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799, ठीक है, मतलब कि अंग्रेज़ों की आपके पास टीपू सुल्तान से लड़ाई हुई थी सेरिंगपट्टनम में ही, और वहाँ पे आपके पास इसमें टीपू सुल्तान सेरिंगपट्टनम को बचाते बचाते शहीद हो गए थे, ठीक है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉर्ड वेलेस्ली, ओके। और उसके बाद जो भी टीपू सुल्तान के आपके पास खासम खास जो उनके फैमिली के जो लोग थे, उनको आपके पास वेल्लोर नाम की एक जगह तमिलनाडु में वहाँ पे भेज दिया गया था, ठीक है, और एक जेल में एक तरीके से बंद कर दिया गया था जो भी। तो सर जॉर्ज बार्लो एक गवर्नर जनरल, उनके रेन में, ठीक है, वेल्लोर म्यूटिनी आपके पास हुई थी 1806। मतलब कि टीपू सुल्तान के जो वंशज थे, उनके जो प्रशंसक थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने लड़ाई की थी, मतलब मैसूर को छुड़ाने की या रिटेलिएशन में, जो भी हार गए थे। लेकिन वेल्लोर म्यूटिनी आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1806 सर जॉर्ज बार्लो के। राइट। लॉर्ड मिंटो वन, अब ये आपके पास गवर्नर जनरल के शासनकाल में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास क्या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जस्ट आपसे पूछ लेगा और आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मिस आउट हो जाएंगे और गलत हो जाएंगे। लॉर्ड मिंटो वन, टाइमलाइन 1807 से 1813 के बीच में। अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह के साथ 1809 में, ठीक है, अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह के साथ 1809 में, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ा लॉर्ड मिंटो वन में।
और एक चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट मैंने ये बताया नहीं है, लेकिन चार्टर एक्ट जितना आपको जानना है उतना आपके पास यहाँ पे फिर मैं बता भी दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो भी इंडिया में हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो भी हुए, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा तो देख लूँगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना समझिए, चार्टर एक्ट 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी मोनोपोली इंडिया में थी वो लगभग ख़त्म कर दी गई थी, केवल चाय और चाइना को छोड़ के। मतलब टी और चाइना से जो ट्रेड है वो आप कर सकते हो, उस पर आपकी मोनोपोली रहेगी, बाकी पे आपकी मोनोपोली ख़त्म हो गई है। और 1833 में तो वो भी साफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 में, ध्यान रखना ये वैरन हेस्टिंग्स से अलग है। वैरन हेस्टिंग्स में भी एक अच्छे खासे काम हुए थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स में भी अच्छे खासे काम हुए हैं, डेवलपमेंट जो भी हुआ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंदर क्या क्या हुआ। एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816, नेपाल के साथ एक ही लड़ाई हुई है आपके पास, और उसी समय संधि हो गई थी, और वो संधि कामयाब रही। ठीक ना, हमारे लिए कामयाब हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि नेपाल हमसे अलग हो गया। उस समय ऐसा नहीं होता ट्रिटी, तो नेपाल भी आज हमारा पार्ट रहा था। ठीक है, तो एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816 में हुआ था। संधि हुई थी ट्रिटी ऑफ सगौली। ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं। सगौली की संधि 1816 में बोला गया था आप शांति से रहने नेपाल के लोग, 100 साल के बाद आपको इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा। 1916 में नेपाल इंडिया से अलग हो गया। अगर नहीं रहता तो हमारे अंडर रहते, नेपाल भी हमारा आपके पास, चाइना का चूचा भी खत्म आपके पास। ठीक है, थर्ड मराठा वार, और ये लास्ट हुआ था, इससे मराठा पूरे ख़त्म हो गए थे। तीसरा मराठा वार आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में 1817 से 1819। तो आप देखते हो मैसूर वार, मैसूर के साथ आपके पास पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी, चौथी, मराठा के साथ पहली, दूसरी, तीसरी, एक ही बार में लड़के ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? एक ही बार में पूरा विनर क्यों नहीं बना दिया जा रहा है? अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि मेनली वो यहाँ पे ट्रेड के लिए आए थे। वो हर वार में भी आपके पास वो प्रॉफिट ही देखते थे कि मेरा इतना ज़्यादा लॉस ना हो, उसको इतना ख़त्म कर देना है कि वो उठ ना पाए, और थोड़ा बहुत उठे भी तो अपने को ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, हमारा भी लॉस ज़्यादा ना हो, हमको भी तो रिकवर करना है। क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती है नुकसान दोनों साइड होता है। कहने के लिए विनर एक साइड होता है, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। ठीक है, तीसरा मराठा वार याद रखना पड़ेगा, टाइमलाइन 1817 से 1819, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। ठीक है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। एक परमानेंट सेटलमेंट आपने देखा, परमानेंट सेटलमेंट आपके पास 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, और एक आपके पास रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, मद्रास में आपके पास हुआ था, क्योंकि बंगाल में तो आपका परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो रैयत है उससे सीधा सीधा आपके पास अंग्रेज डील कर रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता, अंग्रेजों को केवल ज़मींदार से मतलब था, और ज़मींदार आपके पास वर्कर से, टेनेंट से जैसे काम कराना है, पीजेंट से जैसे काम कराना करा, हमको 10/11 चाहिए। लेकिन रैयत वाली सेटलमेंट में क्या है कि अंग्रेज सीधे सीधे जो टेनेंट्स थे, पीजेंट्स थे, रैयत, उनसे आपके पास डील कर रहे थे कि आप सीधे सीधे मेरे को दो। ठीक है, ये भी आपके पास ज़्यादा समय चला नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ चला जो भी है आपके पास। ध्यान रखना पड़ेगा, 1820 में आपके पास आया था थॉमस मुनरो के द्वारा आपका, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ध्यान 1813 से 1823 में पहला बर्मीज वार हुआ था, बर्मा। ठीक है, अभी म्यांमार, पहला बर्मा वार आपके पास हुआ था 1824 से 1826 में आपका, लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। और बर्मा से आपके पास लड़के आए थे, तो वापस आते समय असम मिल गया था, तो फिर वहाँ पे भी आपके पास लड़ाई वड़ाई कर लिए थे, मतलब कि वहाँ पे भी उसको इंडिया में मिला के आ गए थे। तो फर्स्ट बर्मीज वार आपको ध्यान देना पड़ेगा 1824 से 1826, लॉर्ड एमहर्स्ट के रेन में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये एक तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किए। ठीक है, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया, और एक तरीके से ये उदारवादी आपके पास गवर्नर जनरल से, मतलब इनको लोगों ने आपके पास माना भी। ठीक है, और एक और आपके पास लॉर्ड रिपन थे, ठीक ना, उनको ही माना आपके पास। अबॉलिशन ऑफ सती, ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मतलब कि सती प्रथा को ख़त्म किया। आपका ये जानते हैं आपके पास बहुत मतलब सही चीज़ नहीं होती थी हिंदू सोसाइटी में, कि अगर हस्बैंड आपके पास गुजर गया तो
जो वाइफ है उनको हस्बैंड का पैर पे चिता पे ही बैठना पड़ता था कि उसी के साथ वो जलेंगे, ठीक है। अब ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 2012 में आपके पास एक राजस्थान एरिया में ऐसा एक न्यूज़ आया था आपके पास, कहीं कहीं अभी भी बची हुई है, होती है, लेकिन गलत है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ ठग्स 1830 बाय कैप्टन स्लीमन, ठीक है। सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठग उस समय जो होते थे इंडिया में बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से प्रलय मचाया हुआ था। प्रलय क्या कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक मूवी तो आई थी आमिर खान की, उस फिल्म में मतलब कि आप देखिएगा तो कब कहाँ क्या कैसे हो रहा है कुछ नहीं पता आपका, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल मूवी थी आपके पास। और ये ठग्स थे ही अनप्रिडिक्टेबल, मतलब मूवी इसी पे कंप्लीटली बेस बनाई गई थी और रियल बनाई गई थी। मतलब वो चल रहे हैं, किसको लूट देंगे, किसको मार देंगे, किसको क्या कर लेंगे। काली जी के भक्त थे, माता काली के भक्त थे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो इनको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि राहगीर आपके पास, अब जो ट्रेडर जो थे वो सारे सारे इंडियन ही थोड़ी होते थे, वो यूरोपियन ट्रेडर भी होते थे, उन लोग को भी लूट लिया जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कैप्टन अपॉइंट किया था, कैप्टन स्लीमन, उन्होंने ठग्स को सप्रेस किया था। तो उनको नाम ही एक तरीके से बोल दिया गया था ठगी स्लीमन, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठग्स का आपके पास सप्रेशन 1830, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 इन्हीं के रेन में आया था 1833। इससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से पहले आपके पास केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1833 के चार्टर एक्ट आने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का भी इंट्रोड्यूस किया था, इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। मैकाले मिनट्स, इंग्लिश एजुकेशन इन्होंने लाया, मैकाले मिनट्स, ठीक है। इस समय क्या था कि आपका इंडिया में बहुत ज़्यादा ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओरिएंटलिस्ट की। हमारा जो पढ़ने का आपके पास मीडियम होगा, ठीक है, स्टडी का जो मीडियम होगा वो ओरिएंटल होगा या इंग्लिश होगा। कहने का मतलब आपके पास क्या है कि संस्कृत चलने वाला है, यहाँ की जो पारसी मतलब पर्शियन है आपका, उर्दू है वो चलेगी, या आपके पास इंग्लिश चलेगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, लास्टली आपके पास इंग्लिश जीत गई, एंग्लिसिस्ट आपके पास। और मैकाले मिनट्स, लॉर्ड मैकाले आपके पास जो भी थे, इंग्लिश एजुकेशन आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ प्राइमरी में, प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। तो ध्यान देना पड़ेगा आपके पास ये सब चीज़ें। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ 35 से 36 के बीच में, ठीक है, इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस इंडिया। उससे पहले आपके पास इंडियन प्रेस, इंडिया में जो प्रेस आपके पास होते थे उनको हर चीज़ अलाउड नहीं थी, मतलब आप गवर्नमेंट के कोई भी काम को आपके पास आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हो जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाए। आपको या तो अच्छा बोलना, नहीं तो नहीं बोलना है। बहुत सारे उस पर पाबंद थे, पाबंदी लगी हुई थी, ये रूल, ये टैक्स वैक्स जो भी आपके पास। इन्होंने आपके पास प्रेस को एक तरीके से लिबरेशन दी, ठीक ना, एक थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाकर आपका लिबरेट किया कि हाँ आप बोल सकते हो, अगर कुछ काम गलत है तो आप उस पर थोड़ा सा एक हल्का सा क्रिटिसिज्म कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई अंग्रेजी शासन ही खराब है, निकल जाओ, भाग जाओ, क्विट इंडिया कर दो, ऐसा नहीं, तो फिर ये चार्ल्स मेटकाफ भी मारेगा आपके पास, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। नेक्स्ट बन गया लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। इनमें एक आपके पास काम हुआ था जो याद करने वाली चीज़ है, फर्स्ट अफगान वार, अफगानों से आपके पास लड़ाई हुआ था अफगानिस्तान के एरिया में, ठीक है, फर्स्ट अफगान वार 1838 से 42। और ये आपके पास इंडिया के ब्रिटिश एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा आपके पास सूख कर दिया था, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था ब्रिटिश इंडिया को। प्रॉब्लम क्या था कि अफ़गानिस्तान का आपके पास एक रफ़ टेरेन है, वहाँ पे वहीं पठान लोग ही ज़िंदा रह सकते हैं, वही लोग रह सकते। अब यहाँ से मतलब कि अंग्रेज़ के सैनिक गए वहाँ लड़ने के लिए, उस क्लाइमेट को झेल नहीं पाए। अब काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, रग्ड टेरेन है, वो लोग तो वहीं पे रहते हैं तो जी लिए, सप्लाई ख़त्म है आपके पास, ये लोग थोड़े फंस गए आपके पास, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था आपके पास। ओवरऑल करने पे आपका जीत गया था, लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। दोस्त मोहम्मद ये सब जो भी आपके पास, अभी भी इराक से आपके पास या अफ़गान से आपके पास लड़ाई होता है तो इतनी आसान नहीं होती जितनी वहाँ से, क्योंकि उनका टेरेन आपके पास बहुत रफ है, ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट अफगान वार। लॉर्ड एलनबोरो 1842 से 1844, ठीक है। इसमें दो मेन चीज़ हुए जो ध्यान रखना पड़ेगा, सिंध का विलय, अनेक्सेशन ऑफ सिंध, ठीक ना।
सिंध इंडिया से बाहर था, इंडिया में लाया गया 1843 में। और स्लेवरी अबॉलिश कर दी। इससे पहले स्लेवरी जो थी आपके पास वो लीगल थी, मतलब लोग रखते थे आपके पास स्लेव, ठीक ना। स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। अब आप गुलाम नहीं रख सकते हो, वर्कर रख सकते हो, डोमेस्टिक वर्कर चलेगा, लेकिन स्लेवरी नहीं रख सकते, ठीक है। 1843 ईयर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉर्ड हार्डिंज, नाम या हार्ड, कुछ हार्ड काम किए होंगे, बड़ा काम किए होंगे, देखते हैं क्या काम करते हैं। वहीं रेन आपके पास है 1844 टू 1848। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, इससे पहले जो आपके पास रंजीत सिंह के साथ जो हुई थी वो ट्रीटी हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है। 1809 में आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखिए लॉर्ड हार्डिंज वन, पहला एंग्लो सिख वार हुआ था 45-46 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो आपको अगर पूछा है कि लाहौर की संधि कब हुई थी, 1846 में। लाहौर की संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंज वन, ठीक है। और ये हार्ड है तो आपके पास क्या किए थे वो देखिए आप, ह्यूमन सेक्रीफाइस, मड़ियाची सिस्टम, ठीक है। मड़िया सिस्टम मतलब आपके पास उड़ीसा के खोंड ट्राइब, उड़ीसा आपके पास खोंड ट्राइब आपके पास है, वो सब आपके पास नर बलि की प्रथा करते थे, मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस आपके पास करते थे देवी को प्रसन्न करने के लिए। इसको लॉर्ड हार्डिंज ने आपके पास ख़त्म किया। कहने का मतलब कि अंग्रेज हमेशा, कहने का मतलब ये नहीं बोल सकते कि बुरे ही थे। यहाँ पे हमारे पास जो सोशल कुरीतियाँ थी, बहुत सारे सोशल इल्स थे, एविल्स थे, उनको उन्होंने सप्रेस किया, ख़त्म किया। और वहीं कर सकते थे, यहाँ के राजा लोग तो सपोर्ट करते थे, सपोर्ट अगर अपोज नहीं करते थे तो एक तरीके से रोकते भी नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि वो लोग ये सब पहली बार देख रहे थे, एक बार नर बलि दिया जा रहा है, ये सब नहीं करना है। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस को उन्होंने बंद किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड को उन्होंने अबॉलिश किया। आपके पास थोड़ी बहुत अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन आपके पास मेनली लीगल तरीके से उन्होंने ख़त्म किया लॉर्ड हार्डिंज वन ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट फेमस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक ना। अब क्रूरता के मामले में बोलो या डेवलपमेंट के मामले में, दोनों तरीके से आपका, क्रूरता तो ऐसा नहीं बोल सकते, बस एनेक्सेशन वो कर रहा था, ठीक है। लड़ाइयाँ खूब हुई थी आपके पास। और मतलब कि डेवलपमेंट पे, इंडिया को अगर डेवलप करने का अगर बोला जाए तो इनका एक काफ़ी ज़्यादा योगदान है, मतलब मॉडर्न इंडिया को बनाने में लॉर्ड डलहौजी का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। काफ़ी यंग भी थे, ठीक है। सेकेंड एंग्लो सिख वार, सिख के साथ दूसरी लड़ाई आपके पास हुई थी, और इस समय आपके पास सिख एम्पायर ख़त्म हो गया था। सेकेंड एंग्लो सिख वार लॉर्ड डलहौजी के रेज में आपके पास 48 से 49 के बीच में। लोअर बर्मा का विलय, ठीक है। लोअर बर्मा आपके पास एनेक्सेशन आपके पास हुआ था 1852 में, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, लोअर बर्मा का एनेक्सेशन आपके पास 1852 में लॉर्ड डलहौजी के रेज में, ठीक है। उड्स डिस्पैच 1854। अभी तक आपके पास एजुकेशन पर रिलेटेड आपके पास है तो बहुत सारे आपके पास, लेकिन अभी हमने दो देखा। एक आपके पास मैकॉले मिनट्स लॉर्ड विलियम बेंटिक के रेंज में, ठीक है, 1835। उसमें आपके पास क्या था कि इंग्लिश कंट्रोवर्सी जीत गई थी, इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में हो गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के रेंज में, मैकॉले मिनट्स, ठीक है। तो वो प्राइमरी एजुकेशन पे आपके पास दिए जाने की बात थी आपके पास इंग्लिश से। उड्स डिस्पैच 1854 में ने बोला कि आपके पास इंग्लिश आपके पास जो होगा वो सेकेंडरी पे भी आपके पास आएगी, ठीक है। और प्राइमरी पे आपके पास ओरिएंटल आप दे सकते हो, ठीक है। उड्स डिस्पैच ये भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास है, ये लॉर्ड डलहौजी के रेट में आया था, ठीक है। अब डेवलपमेंट तो एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट क्या हुआ, रेलवे लाइन, भारत में रेल मतलब लाने का आपके पास श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। पहली रेलवे लाइन चली थी 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में, ठीक है। दूसरी आपके पास हुगली से लेकर आपका रानीगंज कोलफील्ड में चली थी आपके पास, ठीक है, बंगाल में एरिया में। तो उतना याद रखने की जरूरत है, हमेशा केवल पहला याद रखना पड़ता है। बॉम्बे से थाने के पीछे पहली रेल लाइन चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के रेन में, ठीक है। टेलीग्राफ, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, ठीक है। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम 1854 में इन्होंने लाया था, ठीक है। पोस्टल सिस्टम टेलीग्राफ से आपके पास, अब बहुत ज़्यादा टेलीग्राफ की लाइन बीची थी आपके पास, पेशावर, कलकत्ता, बंगाल, सब कुछ कनेक्ट कर दिया गया था, ठीक ना। कि कुछ भी आपके पास हो तो पहले क्या होता था कि भाई घोड़े दौड़ाए जाते थे को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना होता था। अब आपके पास क्या है, पोस्टल सिस्टम, सिंपली पहुंच जाएगा, ठीक है बात, ठीक है।
लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी के दिन में क्या हुआ था जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है, और इसी के कारण आपका 1857 की लड़ाई हुई थी। देखिए 1857 की लड़ाई हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी नहीं थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी 1857 की लड़ाई के एक मुख्य कारण भी थे। तो एक तरीके से इंडिया में एक डिस्ट्रक्शन टाइप का अगर बोल रहे हो कि 1857 में बहुत लड़ाई होती, तो इसके एक कारण आपके पास लॉर्ड डलहौजी भी है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट भी इन्होंने काफ़ी किया। इसके भी कारण वही है, रेल इंडिया में इन्होंने ही लाया, टेलीग्राफ मतलब कम्युनिकेशन का सिस्टम ऑफ कोर्स इन्होंने ही लाया, उसके बाद फ़ोन, मोबाइल फ़ोन बाद में आया आपका, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की। ठीक है, तो हमें इन्हें मानना ही पड़ेगा कि ऑफ कोर्स इन्होंने अच्छा काम किया है। और क्या गलत काम क्या देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब इसका मतलब कुछ ये था कि अगर आपके कोई लीगल हायर नहीं है, लीगल हायर मतलब कि आपका अपना पुत्र नहीं है, ठीक है, तो आपको दत्तक पुत्र आप नहीं ले सकते हैं। उस समय क्या था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है आपके पास राजा रानी को, तो दत्तक पुत्र लेकर अपना राज चला लेते हैं। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कहा गया कि नहीं, अगर आपका अपना कोई पुत्र नहीं है, आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं, आपके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और पता नहीं संयोगवश कुछ सिचुएशन भी ऐसी बटी, कुछ समय मैक्सिमम आपके पास जो राजा थे या राज्य था, उसमें आपके पास राजा रानी को पुत्र नहीं हो रहा था, दत्तक पुत्र लेने की नौबत आ रही थी, तो आराम से ये अपने नीति के हिसाब से विलय करते गए। इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहला कौन सा आपके पास राज्य था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर आया। सब्सिडरी सिस्टम, अलायंस सिस्टम आपके पास हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली में आपके पास, ठीक ना, याद होगा आपका, लॉर्ड वेलेस्ली में आपके पास हुआ था। ठीक है, 1798 में सबसे पहला आपके पास कौन था जिनको सब्सिडरी अलायंस से लाया गया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से सबसे पहले किसको लाया गया, सतारा को, 1848। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ एरिया है जिनको आपके पास अपने अंडर किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। ठीक है, तो कभी कभी आपका ऑर्डर पूछ लेता है कि कौन पहले आया कौन बाद में, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सतारा 1848, जैतपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इसको तो सब लोग जानते हैं आपके पास, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपके पास है एक तरीके से सभी आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ही आपके पास आता है। अवध जो था ना, ये थोड़ा सा एक मिसट्रस्ट गवर्नमेंट के थ्रू बोला गया था। कहने का मतलब कि अवध तो भक्त था ना इंग्लैंड का, माने कि अंग्रेजी शासन का, इसको नहीं मिला था, लेकिन इसको मिलाया कुछ इस कारण से कि आपके राज्य में सही काम नहीं हो रहा है, मतलब कि जो ऑफिशियल्स है वो करप्ट हैं आपका, से लोगों को दुख हो रही है, सही चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, मतलब मिस गवर्नेंस के थ्रू आपके पास अवध को भी अपने अंडर ले लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आपके पास 1856 तक आपके पास जो हुआ वो हमारे पास लॉर्ड डलहौजी का आपके पास हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो भी होगा 1857 की आपके पास लड़ाई होगी, और उसके बाद जो भी आपका 1857 1858 में, ठीक ना, 50 लड़ाई के बाद यही गवर्नर जनरल आपका वायसराय बन जाएंगे। थोड़ी सी और भी, क्योंकि हर एक्ट आता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आएगा तो वहाँ देख लेंगे। जब भी एक्ट आपके पास आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो 1858 में जो एक्ट आएगा तो उसमें उसके हिसाब से क्या होगा कि ये जो गवर्नर जनरल है बस उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा वायसराय, और ऑफकोर्स बाकी चीज़ भी आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन मोर और लेस वही चीज़ें चलने वाली है। एनेक्सेशन जो अभी तक आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में बहुत ज़्यादा आपका एनेक्सेशन हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसके कारण आपके पास यहाँ पे जो लोग थे उबाल फूट पड़ा था। एनेक्सेशन तो पहले भी हो रहा था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो भी, रिंग फेंस थ्योरी जो भी, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब 1857 की लड़ाई हुई थी और बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बोल दिया था कि ठीक है हम एनेक्सेशन बंद कर देंगे। प्रिंसली स्टेट से उन्होंने दोस्ती बढ़ा ली थी, एनेक्सेशन बंद कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका उसके बाद आपका गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे। अब बहुत सारी चेंजेस हुई है, नेक्स्ट पार्ट में आपका वायसराय देखेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी आपके पास है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं है आपके पास, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सब ध्यान रखिएगा।
विलियम बेंटिक का तो आप वारेन हेस्टिंग्स का हमने याद किया ही है, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे कीजिए। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।